आप सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी एक्ट के अंदर आने वाले स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के गठन के बारे में, उनके डिफरेंट प्रोविज़न के बारे में और उनके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो फार्मेसी एक्ट 1948 जब लाया गया था तो उसके दो मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू द पर्सन विलिंग टू एंटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी अगर कोई भी पर्सन जो है फार्मेसी का एजुकेशन लेना चाहता है तो फार्मेसी एक्ट जो है इस फार्मेसी एजुकेशन को और उसकी ट्रेनिंग को पूरे ऑल ओवर इंडिया में समान रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन उसका करेगा और उसके ऊपर कंट्रोल रखेगा। ठीक है, तो उसके कंट्रोल करने के लिए फार्मेसी एक्ट के अंदर पीसीआई का गठन हुआ, जिसको हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये था ऑब्जेक्टिव कि मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर द पर्सन इंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। मतलब जो भी पर्सन फार्मेसी की एजुकेशन लेने के बाद अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो उसकी मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है, कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, यानी जो भी मेडिसिन से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, तो उस फार्मासिस्ट के ऊपर, उस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के ऊपर कंट्रोल करना, उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करना। तो इस मॉनिटरिंग को करने के लिए, इस कंट्रोल को करने के लिए पीसीआई ने जो है हर एक स्टेट को, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को ये निर्देश दिया कि वे अपने राज्य के अंदर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करेंगे। ठीक है, तो ये इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। अब जान लेते हैं स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में। तो इसको जो आप जो है दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका पहला है सेपरेट स्टेट काउंसिल और दूसरा आपका है इंटर स्टेट एग्रीमेंट। इंटर स्टेट एग्रीमेंट को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका पहला है जॉइंट स्टेट काउंसिल और दूसरा है इसके अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ फर्स्ट स्टेट सर्व द नीड ऑफ अदर स्टेट। जो इसके अंदर पहला पार्ट है सेपरेट स्टेट काउंसिल, तो ये कोई भी स्टेट है भारत के अंदर वो अपने लिए, अपने नागरिकों के लिए, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनके लिए एक काउंसिल का गठन करेगा। ठीक हो गया। और जो दूसरा इंटर स्टेट एग्रीमेंट है, तो अगर इन केस दो या दो से अधिक राज्य जो है मिल करके एक फार्मेसी काउंसिल को बनाना चाहते हैं, फार्मेसी काउंसिल का गठन करना चाहते हैं, तो वे मिल करके एक काउंसिल का गठन करेंगे और इस तरीके की जो काउंसिल बनेगी उसको बोला जाएगा जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा आपका है स्टेट काउंसिल ऑफ फर्स्ट स्टेट सर्व द नीड ऑफ अदर स्टेट। यानी अगर किसी राज्य के अंदर जो है वहाँ पे फार्मेसी काउंसिल नहीं है, लेकिन उसी के पड़ोसी राज्य के अंदर अगर उसके यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल है, तो वो क्या करेगा कि जहाँ पर जिस स्टेट के अंदर काउंसिल नहीं गठित हुई है, तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो काउंसिल की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में उस स्टेट की मदद करेगा। ठीक है, यानी जिस स्टेट के पास अगर फार्मेसी काउंसिल नहीं बनाया हुआ है, तो वो दूसरे स्टेट की मदद ले सकता है कि उसके यहाँ जो भी फार्मेसी से रिलेटेड रेगुलेशन है उनको वो पूरा करवाए, उनकी मदद करे। तो इस तरीके से इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, काउंसिल यानी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाता है और इसके गठन में किस प्रकार के या कितने जो सदस्य हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो जैसा आपने पहले ही पढ़ा था, पीसीआई में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जो है तीन तरीके के मेंबर शामिल होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो ठीक उसी की तर्ज पे, उसी प्रकार जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर भी तीन टाइप के मेंबर शामिल होते हैं। पहला आपका इलेक्टेड मेंबर, दूसरा नॉमिनेटेड मेंबर और थर्ड आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं। तो आपका पहला है इलेक्टेड मेंबर। अब इलेक्टेड मेंबर में आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, 6 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम amongst themselves by registered pharmacist of the state। यानी किसी भी स्टेट में अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करना है, तो उस स्टेट के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो मिल करके जो भी चुनाव प्रणाली है उसके आधार पर 6 लोगों का चुनाव करेंगे और ये 6 लोग जो है चुन करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर जो है शामिल होंगे। दूसरा आपका है कि 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम amongst themselves बाई मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब जैसा ये फार्मासिस्ट के लिए स्टेट के अंदर होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल,
ठीक उसी प्रकार जो है जो मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए भी जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल होती है। तो जो स्टेट मेडिकल काउंसिल के अंदर जितने भी जो डॉक्टर्स हैं वो मिल करके जो है एक पर्सन का चुनाव करते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो दूसरा है नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर जो है स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है 5 लोगों को चुनती है। अब 5 लोग में से कम 3 लोगों के पास डिप्लोमा या जो है ग्रेजुएट इन फार्मेसी ये उसकी डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये 5 लोग जो है स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में जो स्टेट की हायर पोस्ट में जो है जो सबसे ऊंची जो पद हैं स्टेट के अंदर, तो उन पदों पर जो आसीन जो व्यक्ति हैं जो अधिकारी हैं वो खुद ब खुद स्टेट फार्मेसी के गठन होने के बाद इसके सदस्य हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपका पहला है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट, यानी किसी भी स्टेट के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं अब उन डॉक्टर्स के ऊपर जो भी कंट्रोल करने वाला ऑफिसर है उसको बोला जाता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर। तो ये पर्सन भी जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाता है। फिर दूसरा आपका है गवर्नमेंट एनालिसिस्ट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी किसी भी स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एनालिस्ट हैं तो वे सदस्य भी जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एक हिस्सा बन जाते हैं। फिर आपका थर्ड है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, यानी स्टेट किसी भी स्टेट के अंदर जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है वो भी खुद ब खुद एक्स ऑफिसो मेंबर हो जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। तो ये जो 3 तरह के सदस्य हैं इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिसो मेंबर, इन सबको मिला करके जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जैसा आपने अभी देखा था इसके अंदर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिसो मेंबर, ठीक उसी तरीके से भी जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर भी यही 3 लोग जो है शामिल किए जाते हैं। तो एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। पहला जो इलेक्टेड मेंबर है तो उसके अंदर 3 to 5 मेंबर्स इलेक्टेड among themselves by the registered pharmacist of each of the participating state, यानी आपने पहले ही पता है कि जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो 2 या 2 से अधिक जो स्टेट को मिल करके बनाई जाती है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक स्टेट जो भी ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का हिस्सा बनने जा रहा है तो वो स्टेट अपने यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं उनको बुलाएगा। उनको बुलाने के बाद जो है ये सारे फार्मासिस्ट मिल करके जो है कम से कम 3 और अधिकतम 5 सदस्य हर स्टेट से वो चुने जाएंगे। चुन करके जाएंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। उसके बाद जो है हर एक स्टेट के अंदर जो मेडिकल काउंसिल है, जो स्टेट की जो मेडिकल काउंसिल है, तो वहाँ पर भी एक एक स्टेट से कम एक जो सदस्य है मेडिकल काउंसिल का वो चुना जाएगा। ठीक है। तो ये इलेक्टेड मेंबर यहाँ से चुन लिए जाते हैं। दूसरा आपका है नॉमिनेटेड मेंबर। अब नॉमिनेटेड मेंबर के अंदर जो चुनाव होगा, जो नॉमिनेशन होगा वो स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो जितने भी स्टेट शामिल हो रहे हैं वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 लोगों को जो है नॉमिनेट करेगी अपने जो है स्टेट से, यानी हर एक स्टेट से कम 2 और अधिक से अधिक 4 सदस्य जो है चुने जाएंगे। ठीक है। और कम जो ये सदस्य होंगे इनके पास डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है होना चाहिए। साथ ही ये जो पर्सन है वो एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट एक्स ऑफिसो मेंबर। अब एक्स ऑफिसो मेंबर के अंदर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, यानी हर एक स्टेट का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर है वो इसके अंदर शामिल होता है। उसके बाद दूसरा आपका है द गवर्नमेंट एनालिसिस ऑफ द ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट, यानी जितने भी स्टेट शामिल हो रहे हैं उन स्टेट के जो गवर्नमेंट एनालिसिस्ट हैं वो भी जो है एक्स ऑफिसो मेंबर कहलाएंगे। उसके बाद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, यानी हर स्टेट के अंदर जो भी ड्रग कंट्रोलर है उस स्टेट का वो भी जो है एक्स ऑफिसो मेंबर हो जाता है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। ठीक है। जब भी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जाएगा तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी गठन करती है। अब उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा
दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होगा और तीसरा उसके अंदर अदर्स मेंबर होंगे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो वर्क हैं, जो उसके काम है, उसको कैरी करेंगे, और उसके अलावा कुछ अदर सर्वेंट्स रहेंगे। तो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किए जाएंगे। जितने भी मेंबर हैं जो इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है और एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, ये सब जो लोग मिल करके एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे आपस में ही मिल करके। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी स्टेट में अगर पहली बार जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल या जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल गठित की जा रही है, तो वहाँ पर जो पहला जो प्रेसिडेंट होगा वो चुना जाएगा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी जो उसका नॉमिनेशन होगा, उसका स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करेगी उसके प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट होगा वो 5 साल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा, और 5 साल जैसे ही पूरा होगा तो उस 5 साल के बाद जो है दोबारा से री इलेक्शन होगा, और री इलेक्शन के बाद जो लोग हैं, जो मेंबर्स के जो लोग हैं, वो आपस में ही मिलजुल करके मिलके एक प्रेसिडेंट को और एक वाइस प्रेसिडेंट को चुनाव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि किसी भी स्टेट में अगर पहली बार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया जा रहा है तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है। अब जितने भी सदस्य हैं इसके अंदर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, तो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल जैसे आपने पढ़ी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर, सेम वैसी ही कंडीशन जो है ये जॉइंट स्टेट और स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए भी रहेंगी। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या टर्म्स कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कहती है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर अप टू 5 ईयर्स। यानी जो भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहेगा तो उसका जो टेन्योर रहेगा, जो भी उसका कार्यकाल होगा, वो 5 साल के लिए किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड ये कहता है कि ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। यानी जैसे ही उसके 5 साल पूरे होते हैं तो वो एलिजिबल है कि उसको दोबारा चुना जाए या दोबारा री इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जितने भी सदस्य हैं, चाहे इलेक्टेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वे किसी भी समय लिखित रूप में अपना इस्तीफा जो है दे सकते हैं, और ये इस्तीफा अपना लिखित रूप में प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को जो है सौंपेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो काउंसिल है, जो स्टेट काउंसिल है, वो समय समय पर जो है मीटिंग करेगी, बैठकें करेगी। तो उस बैठक के अंदर अगर कोई भी सदस्य लगातार 3 बार अगर उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होता है, उन बैठकों में अगर शामिल नहीं होता है, तो ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की जो सीट है वो अब खाली हो चुकी है, वेकेंट हो चुकी है। ठीक है। और इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति की जो मेंबर्स हैं उनकी अगर सीट खाली होती है, वैकेंट होती है, और वैकेंट कैसे होगी, अगर कोई पर्सन जो है इस्तीफा दे देता है अपने कार्यकाल के बीच में ही, या किसी पर्सन को उसकी गलत गतिविधियों की वजह से उसको पोस्ट से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या किसी पर्सन की जो है मृत्यु हो जाती है अपने कार्यकाल के दौरान ही, तो उस केस में जो इलेक्शन होगा नए मेंबर का वो एकदम फ्रेश तरीके से होगा। ठीक है। और ये नॉमिनेटेड जो होगा, जो नॉमिनेशन होगा वो उसके रेसिडुअल पीरियड के लिए ही होगा। यानी रेसिडुअल पीरियड वो पीरियड है जैसे किसी मेंबर का कार्यकाल 5 साल के लिए था। ठीक है। अब 3 साल होते होते उसने क्या किया कि रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद बचे उसके 2 साल। तो जो नया इलेक्शन होगा वो केवल और केवल उन बचे हुए 2 सालों के लिए होगा। तो इसी को जो है रेसिडुअल पीरियड कहा जाता है। तो जो भी पर्सन नॉमिनेट होगा वो उसके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने के लिए होगा। उसके बाद फिर जैसे ही 5 साल होंगे फिर उसके बाद दोबारा से री इलेक्शन और री नॉमिनेशन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये सिक्स्थ पॉइंट आता है कि एनी मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल इज एलिजिबल फॉर री नॉमिनेशन और री इलेक्शन। यानी जो भी मेंबर है काउंसिल का वो एलिजिबल है री नॉमिनेशन के लिए और री इलेक्शन के लिए। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट ये कहता है कि जो काउंसिल है वो अपने काम को पूरा करने के लिए मॉनिटरिंग का जो भी वर्क उसको दिया गया है स्टेट काउंसिल का, तो उसको पूरा करने के लिए एक रजिस्ट्रार जो है अपॉइंट करेगी। और वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का एज अ सेक्रेटरी वर्क करेगा। ठीक है। तो जो ये रजिस्ट्रार होगा ये सारे जो काम होंगे उनको फंक्शन को जो है पूरा करेगा, और अगर उसको ज़रूरत पड़ती है अपने साथ कुछ अदर स्टाफ की या अदर सर्वेंट्स की तो वो उनकी भी नियुक्तियाँ वो कर सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर जो नियुक्तियां करेगा स्टेट काउंसिल के द्वारा, अगर जो भी नियुक्तियां होती हैं किसी भी पर्सन की, स्टाफ की, तो उसकी नियुक्ति करने से पहले उसकी अनुमति जो है स्टेट की गवर्नमेंट से ली जाएगी। स्टेट की गवर्नमेंट की अनुमति के बाद ही जो है नॉमिनेशन किया जाएगा, और जो उसके वेतन भत्ते होंगे, जो उसका जो सरकारी सुख सुविधाएं उसको जो मिलेंगी, तो वो उसका निर्धारण जो करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यानी जो भी काउंसिल अगर नया रिक्रूटमेंट करते जा रही है, नए लोगों को भर्ती करने जा रही है, तो उनकी भर्ती करने से पहले जो है वो सरकार से अनुमति लेगी, और अनुमति लेने के बाद जो है उनके वेतन भत्ते और उनको जो सरकारी लाभ मिलने वाले हैं, जो सरकारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो उसका निर्धारण जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इस प्रकार की ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है किसी भी स्टेट काउंसिल के लिए, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक समराइज करके आपको ये एक स्लाइड में दिखा दिया है कि एक तरफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और दूसरी तरफ जो है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर में कैसे कैसे और कितने लोग जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बता देना चाहता हूँ। पहला ये कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय का मतलब ये है कि जो भारत सरकार है, इसने इसको बनाने के लिए, इसको गठित करने के लिए जो है कानून बनाया हुआ है, और कानून बनाने के लिए उसने फार्मेसी एक्ट लेकर आई थी, ठीक है। तो उसी फार्मेसी एक्ट के आधार पर जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन किया गया। तो जो भी इसके वर्किंग प्रोसीजर होंगे, तो वो सारे जितने भी होंगे, जो भी वर्किंग प्रोसीजर है, उनको एक कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है। वो कानूनी रूप से सारे काम इसके वैध माने जाएंगे, लीगल माने जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन में ये होता है कि जैसे दो या दो से अधिक स्टेट मिल करके आपस में जो है एक ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करते हैं, ठीक है। और ये जो काउंसिल है, इसका टेन्योर होता है 5 साल के लिए, इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। अब 5 साल के बाद क्या होगा कि दोबारा से री इलेक्शन होगा, दोबारा से जो है नॉमिनेशन किया जाएगा और फिर से नए सदस्य चुने जाएंगे। तो जैसे ही 5 साल पूरे होंगे, तो उस केस में जो नया स्टेट बनेगा, जो नया स्टेट जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करेगा, तो उसके पास पुराने स्टेट के जितने भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी वर्किंग प्रोसीजर थे रिगार्डिंग जॉइंट स्टेट फार्मेसी के, वे सारे ऑटोमेटिकली नए स्टेट के पास जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा ये है कि जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसका गठन जो है 5 साल के लिए किया जाता है, और जैसे इसके 5 साल पूरे होते हैं तो जो काउंसिल है वो विघटित हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है, और डिजॉल्व होने के बाद फिर से नई काउंसिल का गठन किया जाता है। और गठन होने के साथ ही जो पुराना स्टेट था, जिसके पास जॉइंट स्टेट के सारे प्रॉपर्टीज राइट्स थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे, सारे वर्किंग प्रोसीजर्स थे, तो वे नए जो स्टेट बनेगा, जो नया स्टेट काउंसिल बनाएगा, उसको ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो आपके बहुत मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये रहे। अब देख लेते हैं फार्मेसी काउंसिल के, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके दूसरे फंक्शन को, जिसके अंदर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जितने भी पर्सन किसी स्टेट के अंदर फार्मेसी की एजुकेशन ले रहे हैं, फार्मेसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और एजुकेशन लेने के बाद वे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में करवाएंगे। और जो पहली बार जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर मेंशन किया जाएगा। और ये मेंशन कौन करेगा? जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार होगा, उसके द्वारा फार्मासिस्ट का नाम जो है फर्स्ट रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा, उसके अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। साथ ही एक दूसरा रजिस्टर भी बनाया जाएगा उसी के साथ, जो होगा सब्सिक्वेंट रजिस्टर। वो भी जो है रजिस्ट्रार जो होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, उसके द्वारा ये बनाया जाएगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। साथ ही समय समय पर इन दोनों रजिस्टरों को जो है मेंटेन भी करना होगा। और मेंटेन करने के साथ इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है, जो वार्षिक रिपोर्ट है, वो अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको एक कॉपी देनी होगी, और जो उसकी दूसरी कॉपी है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जो है प्रेजेंट करनी पड़ेगी, उनको देनी होगी। ठीक है। अब जो फर्स्ट रजिस्टर क्या कहलाता है? जो फर्स्ट रजिस्टर ये वो रजिस्टर है कि जिसके अंदर कोई भी फार्मासिस्ट अपना पहली बार अगर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर के अंदर आएगा। ठीक है।
और जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता है उसके अंदर कुछ डिफरेंट प्रोविज़न दिए हुए हैं। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर के अंदर कैसे एंट्री की जाती है, इसके क्या डिफरेंट प्रोविजंस हैं, कैसे किसी फार्मासिस्ट का जो नाम है उसके अंदर लिखा जाता है, रिमूवल कैसे होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके अंदर मैं इस दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी करके आपको दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्टर का जो मेंटेनेंस है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट काउंसिल के रजिस्ट्रार की होती है। साथ ही इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसकी एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है और दूसरी कॉपी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सबमिट करनी होती है। अब इन दो फंक्शन, जो मेन दो फंक्शन आपने देखे थे, जिसके अंदर पहला था इंस्पेक्शन बाय स्टेट काउंसिल और दूसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, इन दो फंक्शन के अलावा भी फार्मेसी काउंसिल जो है रेवेन्यू को जनरेट करती है। अब रेवेन्यू जनरेट कैसे करती है? रेवेन्यू इस तरीके से जनरेट करती है कि जितने भी वो रजिस्ट्रेशन कर रही है, जितने भी लोगों का वो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो उनसे एक अमाउंट चार्ज करती है, एक फीस चार्ज करती है। ठीक है, अब ये फीस रजिस्ट्रेशन की फीस भी हो सकती है और जो है फाइन भी हो सकता है। तो इन रेवेन्यू का जो 25% है वो स्टेट काउंसिल जो है पीसीआई को सबमिट कर देती है और रेस्ट ऑफ 75% है वो अपने पास रख लेती है अपने काम के लिए। ठीक है, यानी जितना भी रेवेन्यू स्टेट फार्मेसी काउंसिल जनरेट करती है एक साल के अंदर, तो उस रेवेन्यू का जो है 1/4% या 25% जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और रेस्ट ऑफ 75% स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है अपने पास अपने खर्च के लिए रख लेती है। ठीक है, नीचे आप कुछ पॉइंट देख पा रहे होंगे, ये वो पॉइंट हैं जो फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर में लिखे जाते हैं। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि जो भी पर्सन एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर हो रहा है तो उसका पूरा नाम और उसका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है रजिस्टर के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डेट ऑफ हिज फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर। अब जिस भी तारीख में उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर के अंदर लिखा जा रहा है तो उस तारीख को उसमें लिखा जाएगा। फिर थर्ड है कि हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका पूरा ब्यौरा जो है रजिस्टर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट ये कहता है कि हिज प्रोफेशनल एड्रेस, अगर कोई पर्सन या कोई फार्मासिस्ट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डिस्पेंसरी में काम कर रहा है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर वो काम कर रहा है, एम्प्लॉय है, तो उस जो इंस्टीट्यूशन का पूरा पता, उसका पूरा नाम जो आएगा उसको नोट डाउन किया जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है सच फर्दर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब इन सब जानकारी के अलावा अगर कुछ अदर्स जानकारी या कुछ स्पेशल जानकारी अगर पूछी जाती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा रजिस्टर में मेंशन करने के लिए, तो उसको भी जो है लिखा जाएगा। तो इस लेक्चर को बनाने के लिए जो मैंने बुक इस्तेमाल की थी वो थी फॉरेंसिक फार्मेसी बाय RM मेहता। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल और एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बीच में क्या डिफरेंट है, कौन कौन से मेंबर इसके सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है, साथ ही इसके जो डिफरेंट जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके बारे में भी आपने जान लिया। ये इसका आप देख सकते हैं कंपैरिजन चार्ट है और इसके जो डिफरेंट फंक्शन हैं वो भी आपने इसके अंदर देख लिए। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो मैं बनाऊंगा आपका फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में, कि जो आपका फर्स्ट रजिस्टर है और सब्सिक्वेंट रजिस्टर है उसके अंदर किसी पर्सन का नाम कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसका नेम को जो है रिमूवल किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, क्या उसके अंदर नियम और शर्तें हैं, क्या क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। तो इन सब के बारे में जो है मैं अपने आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको बताऊँगा। तो आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।